चैप्टर आप लोगों का थर्ड चैप्टर चल रहा है। टोटल 4 चैप्टर में से लगभग तीसरा चैप्टर चल रहा है एटम एंड मालिक्यूल। एटम एंड मालिक्यूल में पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जिनमें से लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उस लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बाद जो अब हम लोग आज पढ़ेंगे उन टॉपिक को थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं और पढ़ाने की आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे प्यारा बच्चा, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सबसे पहले आज एटम। हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि भाई एटम क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हो उसे हम लोग एक नाम देते थे, उसे हम जानते थे किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा? मैटर के नाम से जानते थे। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम है कि जो मैटर होता है वो जो कुछ भी देखते हो, चाहे वो लिक्विड सॉलिड गैस किसी भी फॉर्म में देखते हो, वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। यहाँ पर यह बात सिखाई जाती है कि जितने भी मैटर होते हैं वो कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनके बनते हैं, वो कुछ स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल से मिलके बनते हैं। उन स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एटम। इफ समवन आस्क व्हाट आर द एटम्स, देन यू से एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? एटम के नाम से जानते हैं। आप लोग कई बार ऐसे सुनते हो, खासकर बायो में यह बात सिखाई जाती है कि जैसे माना कोई होम होता है, घर होता है, तो उस घर की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो कौन होता है? माना एक ब्रिक होता है। ब्रिक के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है? आपका होम बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल वैसे जो मैटर होता है वो मैटर जनरली किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब एक सीधी सी भाषा में आप ऐसे बोल सकते हो और समझ सकते हो वो क्या, कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के। जो भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये तो समझ में आ गया कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है सर, ओके। लेकिन अब दूसरी चीज मैं आपको सिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं, हाउ बिग आर एटम। एटम कितने बड़े होते हैं, कितने साइज के होते होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं रिलेट कराने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा फील करने की कोशिश करो कि क्या होता होगा इसका आंसर। एटम जो होते हैं वो रियली में बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। केवल स्मॉल नहीं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। ये इतने स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। जितना कोई स्मॉल हो सकता है लगभग वो इतने स्मॉल हो सकते हैं। जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, जितना हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं, वो उससे भी स्मॉल होते हैं। ये ऐसे मान के चलो कि जैसे एक सीट का पेपर है, एक पेपर रख लो सीट का, उसकी जो थिकनेस है उसके भी लाखों टाइम छोटे साइज का कौन होता है? एटम होता है। एटम के साइज के कंपेयर करने के लिए मैं थोड़ा और थीम देता हूं। ऐसे समझो, जैसे तुमने एक स्केल ले लिया, अब उस स्केल को तुमने माना कह दिया 1 सेंटीमीटर। ये तुमने 1 सेंटीमीटर मेंशन किया यहाँ पे। अब उस 1 सेंटीमीटर में तुम एटम को रखना चालू करो। जैसे यहाँ पर एटम रखा, यहाँ पे 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 एटम रखा। तो जब ऐसे एटम रखते चले गए, एक एक करके एटम रखते चले गए मेरा प्यारा बच्चा, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर लाखों एटम जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब तुम अगर देखो, काउंट करो, देखो कितना आगे, 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ आए। मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर तुम एटम को साइड बाय साइड भी रखो ना, तो लगभग 10 करोड़ एटम के आसपास आ जाएंगे। तो खुद में इमेजिन कर लो कि कितना छोटा होता होगा एटम। तो मतलब अगर एटम के हम साइज की बात करें तो एटम का साइज जो होता है वो काफी बहुत 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 छोटे स्मॉल साइज का होता है। मैं एटम के साइज का एक और कंपैरिजन देता हूं। फिलहाल अभी बेसिक लेवल पे ये सीखो कि एटम होते क्या हैं। एटम किसी भी जो मैटर होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसे हम एटम के नाम से जानते हैं। हमने अभी पढ़ा ही था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये पॉइंट आया भी था। कहा गया था कि मैटर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम का नाम देते हैं। ये डाल्टन के थ्रू दिया गया पॉइंट है। अब हम उसी एटम के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं एटम के साइज का एक और इमेजिनेशन आपके दिमाग में लाने की कोशिश करता हूं। अगर आप मान के चलो कि आप जैसे तुम सैंड देखते हो, अब जैसे तुमने रेत देखा, अब सैंड का जो पार्टिकल होता है, सैंड का माना एक छोटा सा पार्टिकल ले लो। अगर तुम्हारे मन में ये फीलिंग आती होगी ये सैंड का जो पार्टिकल है, ये सैंड का जो पार्टिकल है, एटम इतना बड़ा होता है, जबकि इसके अंदर भी हजारों लाखों क्या होते होंगे? एटम होते होंगे। लेकिन अगर तुम साइज को कंपेयर करना चाहते हो और तुम ये फील कर रहे हो कि एटम का साइज सैंड के इस पार्टिकल के बराबर है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा जो साइज है वो प्लेनेट के बराबर है। कुछ इतना कंपैरिजन है। मतलब जितने बड़े तुम हो, अगर तुम उतने बड़े प्लेनेट के साइज के तुम अगर होते, तब सैंड के बराबर जो होता है वो एटम होता है। तो एक कंपैरिजन देख लो, खुद खुद में एक कंपैरिजन फील करके देखो।
मतलब तुम प्लैनेट बड़े होते चले गए, बड़े होते गए, मूवी में नहीं दिखाते हैं कि वो बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, तो प्लैनेट के बराबर के साइज के हो गए, और प्लैनेट के बराबर साइज के हो गए, तब जो सैंड का पार्टिकल आएगा उतना बड़ा एटम होता है। तो एटम अगर मैं न्यूमेरिकल वे में बात करूं तो एटम जो होता है उसका साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसकी जो डायमीटर होती है वो वो 10⁻⁻10 मीटर है, माइनस है पावर तो बहुत कम हो गई। तो ये हमने कुछ चीजें डिस्कस की आपसे। मैंने आपसे ये बात डिस्कस की कि एटम होते क्या है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि एटम कितने साइज के होते हैं, कितना बिगर उनका साइज होता है, उनका साइज क्या होता है, व्हाट इज द साइज। ये दूसरी हमने बात यहां से की। तो इतनी चीज जब आपको समझ में आ गई तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक नेक्स्ट चीज आई है मेरा प्यारा बच्चा। हम ये तो समझ गए कि एटम क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, इतना एक आइडिया हमें लग गया। यहां पर एक अगली कहानी है, वो है मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट। एक्चुअली में ये जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने ही एटम के पहले पुराने टाइम में कई सारे सिंबल दिए। आज के टाइम में तो हम एटम को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन वर्ड के प्रेजेंटेशन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन लिखना हो तो हम Fe लिख देते हैं, कॉपर लिखना हो तो Cu लिख देते हैं, गोल्ड लिखना हो तो हम Au लिख देते हैं। तो ये तो सिंबल कई सारे हम याद करते हैं, और ये सब सिंबल याद करने भी पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं कि बिना याद के काम चल जाएगा। इनको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन एक पुराना कॉन्सेप्ट था, मॉडर्न सिंबल तो हम सीखेंगे, जो मॉडर्न टाइम में चल रहा है वो तो हम सीखेंगे। अभी पुराने टाइम में जो था, ये रेयरली क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन आपकी बुक में यहां पर ध्यान दो सभी लोग, आपकी बुक में इस चीज को मेंशन किया गया हुआ है। श्रेयस ध्यान दो, आपकी बुक में यहां पर चीजें क्या की गई हैं, मेंशन किया गया है, इन सिंबल को प्रेजेंट किया गया है। अब इन सिंबल में देखो, हाइड्रोजन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, कार्बन को पूरे ऐसे सर्किल बना के पूरा डार्क ब्लैक कर देते थे, ऑक्सीजन को ऐसे बनाते थे, फास्फोरस का सिंबल ऐसे बनाते थे, सल्फर को ऐसे बनाते थे। एक सर्कुलर वे के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, सर्किल बना के हम उसके अंदर कई तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो डाल्टन ने कई सारे एटम्स और एलिमेंट को कुछ इस तरीके से क्या किया मेरा प्यारा बच्चा, रिप्रेजेंट किया था। तो यहां पर ये इतनी चीजें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शेष खा जाओगे मार बेटा, यहाँ से ध्यान ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक मौर्य जी, मौर्य आवाज आ रही? यस सर। हाँ तो कृपया ध्यान दें, ठीक है, नहीं आपका चश्मा तोड़ दिया जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक, सर आप भी मेरी दीदी को बताइए, वो इधर मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अभी उनसे हम बात करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। अब मेरा प्यारा अच्छा, यहाँ पर तो कुछ चीजें हो जाने के बाद मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम और एलिमेंट्स जब हो गए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब मॉडर्न सिंबल की हम बात करते हैं तो मॉडर्न सिंबल में भी कुछ चीजें थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो पहले हमने सिखाया था ये था इसका ओल्ड सिंबल, इसका पुराना सिंबल था जो हम एटम को रिप्रेजेंट करते थे ओल्ड सिंबल की बेसिस पे। ये कुछ मॉडर्न सिंबल आ गया है, मॉडर्न सिंबल की बात करते हैं। ये जो मॉडर्न सिंबल होते हैं इनमें हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी एटम के प्रेजेंटेशन में। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली ये जो सिंबल बना है वो उनके नाम से बना है। ये नाम जो होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं, जैसे लैटिन हो गया, जर्मन हो गया, ग्रीक वर्ड हो गए। तो लैटिन, जर्मन, ग्रीक वर्ड जो हो गए उन्हीं के स्टार्टिंग वर्ड से लिया गया। जैसे एफी का ये जो सिंबल बना है वो फेरम से लिया गया, लैटिन वर्ड। ये जो गोल्ड का सिंबल है यूरम से, एयू करके लिया गया शुरू का। यहाँ कैलियम से लिया गया, किसका, पोटेशियम का सिंबल। कैल्शियम क्लोरीन जो है, क्लोरीन का क्लोरस से ग्रीक वर्ड है तो Cl उससे लिया गया। ठीक, कोबाल्ट तो उससे कोबाल्ट को लिया गया। ठीक है, यहाँ Na। तो ऐसे कई सारे नाम जो हैं वो आपके, ये जो आज के प्रेजेंट टाइप के जो सिंबल हैं, वो प्रेजेंट टाइम के जो सिंबल हैं वो मेरा प्यारा बच्चा कई सारे लैटिन वर्ड, कई सारे ग्रीक वर्ड, कई सारे जर्मन वर्ड, उनके शुरू के स्टार्टिंग के वर्ड से लेके बना हुआ है मॉडर्न नेम। तो ये आपको अभी तक मैंने जो बेसिक चीजें सिखाई हैं पहले उसको एक बार जल्दी से मैं आपको दिमाग में वापस बताना चाहता हूं। हम आपको बता क्या रहे हैं कि एटम होते क्या हैं। एटम जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। एटम कितने बड़े होते हैं, बहुत भाई स्मॉल साइज के होते हैं, लगभग 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होते हैं। इनका जो पुराना सिंबल था डाल्टन की बेसिस पे वो कुछ ऐसा है। बुक में आपके है तो कोई भरोसा नहीं कि क्या होता, पूछ ही ले अगर अंदर से क्वेश्चन बनेगा। मॉडर्न सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न सिंबल लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, तो इनका कुछ इस तरीके से नाम लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या है ये। पहला है एटॉमिक मास, ठीक है, दूसरा है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एटॉमिक मास होता क्या है। जब मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा,
जब मैं बात करता हूं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास मेरा प्यारा बेटा होता क्या है, थोड़ा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, डाल्टन ने यह कहा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट का अपना करेक्टरिस्टिक मास होता है। अब एटम बहुत छोटा होता है, ठीक, अब एटम बहुत छोटा होता है तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि उसका मास नहीं होता होगा, मास तो सबका होता है, लेकिन उनको डिटरमाइन करना, डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। अब इतना छोटा होता है जो दिख ही नहीं सकता है आंखों से, उसको तुम पकड़ नहीं सकते हो किसी चीज से, तो उसके मास को तुम मेजर कैसे करोगे? एक खुद ही सोचो तुम कैसे मेजर करोगे। अब जब मेजर नहीं कर सकते हो तो किया क्या गया कि एक रिलेटिवली मास निकाला गया, एक नई हेडिंग निकाली गई जिसको बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल पे बना हुआ है, लोग कंबाइन कैसे करते हैं उस रूल पे बना हुआ है, उस बेसिस पे निकाला गया। भाई जैसे ऐसे तुम मान लो जैसे CO2 हो गया या कोई कोई कंपाउंड है, अब उसका मास निकालना थोड़ा आसान है क्योंकि वो थोड़ा बड़े मास का हो जाएगा, बिगर मास का हो जाएगा, तो उनसे रिलेट करके मास को निकाला गया जिसको एक नाम दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलिए हम यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। जब मैं प्यारा बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करता हूं तो ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ गिवन एटम हैवियर देन 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 का अगर एक एटम रख दो, देखो मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब समझ रहे हो कितना है, कि अगर तुम एक कार्बन एटम इधर रख दो, कार्बन का एक एटम, कार्बन का सिंबल C होता है यहां पर जो लिखा हुआ है, तो अगर एक कार्बन एटम रख दो तो उसका 1/12वां हिस्सा 1/12 ऑफ दिस पार्ट, इसका 1/12वां हिस्सा, मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हो इतना, ये तो जो 1/12वां हिस्सा है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये जो होता है मेरा प्यारा बेटा, ये क्या होता है, ये एक्चुअली में रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ये एटॉमिक मास के इक्वल होगा। मतलब कार्बन 12 का एक एटम ले लो, कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका 1/12वां हिस्सा जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर है। अब कोई उसके कितने टाइम है, जैसे इस छोटे एक हिस्से को ले लिया तुमने, इसका एक हिस्सा ले लिया, उसको एक हिस्से को अभी आगे चलकर हम एक नाम देंगे AMU। अब कोई इसके 12 टाइम के बराबर है, इस तरीके के 12 रखेंगे, 12 इस तरीके के इधर रखेंगे, तब किसी को मेजर करेंगे तो उसका हम एटॉमिक मास बोलेंगे 12 यूनिट। इस तरीके के छोटे छोटे अगर 15 रख दिए तो हम बोलेंगे 15 है उसका मास। तो मतलब किसी कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा वो एक AMU के बराबर होता है, और कोई उसके कितने टाइम है यही उसका मास कहलाता है। मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कोई बात नहीं बेटा, समझा रहा हूं, अभी परेशान कहा, कंप्लीट थोड़ी किया हूं, अभी तो मैं केवल बता रहा हूं, ठीक है। तो जब कंप्लीट करते हैं तब इसका मतलब हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो कुछ कठिन चीजें हैं उनको समझने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, तो बिल्कुल टाइम लेके समझाऊंगा, ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं, सुनो, देखो जैसे अब तुम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सबसे पहले देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रेफरेंस, ठीक। आसान तरीके से समझाता हूं साथ तुमको समझ में आ जाए, ठीक। माना हमने आपसे ये कहा कि मैं आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले ले रहा हूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल समझा दे रहा हूं। हमने कहा माना आपने वाटरमेलन ले लिया, आपने क्या ले लिया, एक वाटरमेलन ले लिया, तरबूज ले लिया, ठीक। हमने कहा तरबूज जो ये है, ये एक तरबूज जो है ये कार्बन का तरबूज है, कार्बन 12। अब तुमने इसके छोटे 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 पीस करना चालू कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। हमने कहा हमने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए, कितने पीस कर दिए तुमने, 12 पीस कर दिए। तुमने इसके कितने पीस कर दिए, टोटल आपने इसके पीस कर दिए 12, जो पीस है 12 पीस कर दिए, 3 3 6 3 9 10 11 12 पीस कर, ठीक। अब जब 12 पीस तुमने कर दिए तो उसमें से एक पीस निकाल लो, ठीक, उसका एक पीस निकाल लो। ये कार्बन है, ये कार्बन, अच्छा मैं कार्बन 12 बोल रहा हूं, उससे कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस ऐसे मान के चलो कि कार्बन 12 एक एटम है। 12 क्यों यूज कर रहे हैं, वो उसका मास है इसलिए 12 यूज कर रहे हैं। अभी बस ये मान चलो कि ये जो कार्बन 12 है ये एक तरबूज के बराबर है, उसके मैंने काट काट के 12 हिस्से कर दिए। अब 12 हिस्से में से मैंने एक हिस्सा निकाल लिया, ये एक हिस्सा जो है इसकी मदद से हम किसी के मास को मेजर करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि ये एक तरफ रखेगा इस तरीके के 15 और उधर कोई चीज रखी गई तो तब जाके वो उसके बराबर आया, तो हम कहेंगे इसका मास कितना हुआ, 15, 15 उसका मास हुआ, उसका मास कितना कहलाएगा, 15 कहलाएगा।
हमने कहा कि इधर इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े रखे हमने और उधर तुमको हम रख दिए और पता चला इधर रखे गए 500, तो हम कहेंगे कि तुम्हारा मास 500 हो गया। मतलब कार्बन 12 का सुना मैंने क्लियर नहीं है, तभी बीच में जा रही है। बेटा मेरी वॉइस आ रही श्रेयस? यस सर। धैर्य बेटा आपकी, बेटा धैर्य मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, पहले मेरी बात सुनो यार। देखिए जब किसी को प्रॉब्लम होगी तो सबको होगी, अदरवाइज वो आपके साइड से ही प्रॉब्लम होगी, तो आप अपने साइड से रिजॉल्व करो धैर्य, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो क्लास के बीच में प्रॉब्लम वाली इशू या तो सबको हो या तो आप उसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। बाकी बच्चों से एक बार मैं पूछ ले रहा हूँ। वैष्णवी, अभिनव, वॉइस आ रही बेटा मेरी? रामिज? हाँ सबको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही, ठीक है। अब यहां तक की चीजें समझ लेने के बाद रिलेटिव एटॉमिक मास तक की चीजें समझ में आया। हमने क्या रिलेटिव एटॉमिक, अच्छा डिफिनेशन पढ़ो समझ में आएगा थोड़ा। क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम अ गिवन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम के 1/12वें हिस्से का कोई कितने टाइम है वही उसका मास कहलाता है। फिर से सभी लोग पढ़िए, सभी लोग डेफिनेशन एक बार स्क्रीन पे जो लिखी है उसको पढ़िए और उसको एक दो बार लिखो और लिख के फिर उसका मतलब अपने अंदर फील लाने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। मतलब कार्बन 12 का 1/12वें हिस्से का कोई कितने टाइम है वही उसका मास है। मतलब ये मैं कार्बन 12 लूं, उसका छोटा छोटा हिस्सा कर दूं जैसे जो बगल में रखे गए हैं, तो उसके उस हिस्से का कोई कितने टाइम है वही कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं किसी से, तो इसीलिए इसको एटॉमिक मास ना बोल के क्या बोला गया? रिलेटिव एटॉमिक मास। एक डेफिनेशन और आएगी एटॉमिक मास की, वो अभी आगे चल के जब तुम जाओगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके पढ़ोगे तो वो बाद में पढ़ेंगे हम, अभी अभी इतने पे ही काम चलाते हैं। अब यहां पर देखो, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाने लगा, हम एटॉमिक मास यूनिट बोलने लगे। डेफिनेशन वही लिखी गई है कि मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का 1/12वां जो हिस्सा होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। क्या बोला गया? 1 AMU। पहले पूरा बोला जाता था, पहले बोला जाता था AMU पूरा, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन IUPAC ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक संस्था है। ये क्या करता है? ये केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे काम करता है। मतलब केमिस्ट्री में चाहे कोई कंपाउंड है उनके नाम देना, केमिस्ट्री के रूल डिसाइड करना। तो IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने बदलाव किया और बदलाव करके AMU की जगह पर क्या लिखना चालू कर दिया? U लिखना चालू कर दिया। अच्छा हमें एक बात बताओ, जैसे हमने कहा कि कोई एक एलिमेंट A है, उसका मास अगर 10U है, 10 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए कौन बता पाएगा? को बता पाएगा कि A का मास अगर 10U है तो इसका मतलब क्या हुआ? अभिनव, ईशान, कैमरा ऑन बंद कर देते तुरंत। हाँ बोलो अभिनव, तुम बोलो पहले। और कोई बोलो, गलत है। अभिनव को बता रहे थे तुम कुछ, धैर्य। सर एक सर एक एलिमेंट है सर, उसका जो एक एटम है उसका 1/10 है ए का वेट। ना ये भी कंफ्यूज हो गए। 1/10 नहीं है, देखो U जो होता था, सुनो U जो होता था, एटॉमिक मास है एटम का। हाँ U जो एटॉमिक मास है, और U का मतलब क्या होता है? 1/12वां हिस्सा ऑफ कार्बन 12। मतलब तुम ऐसे कर सकते थे कि A का जो मास है वो 10 टाइम है, किसके 10 टाइम है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 के। 1/12 ऑफ कार्बन 10 U का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1/12वां हिस्सा ऑफ कार्बन 12, और 10 आगे लिखा होने का मतलब वो 10 टाइम है इतने का। वही तो देखो ऊपर लिखा था नंबर ऑफ टाइम्स, इसी से रेफरेंस। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, जैसे मैं यहां लिख दूं B, मैं कहूं कि B का जो एटॉमिक मास है वो मैं कह दूं 15U है, 15 AMU 15U है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अभिनव आप बताओ। नहीं तुम नहीं, तुम ना बताओ, अभिनव बताओ। अगर B का मास जो है वो 15U, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम का जो है वो 15 टाइम्स है। हाँ वेरी गुड। मतलब B का जो मास है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 का 15 गुना है। मतलब ये जो छोटा वाला हिस्सा नहीं निकला, 12वां हिस्सा निकाला था कार्बन 12 का, इसका 15 टाइम है, इसके 15 टाइम है।
कार्बन एटम की जगह कोई और एटम नहीं ले सकते? हाँ ये सबसे कांस्टेंट भी है। हाँ, ये क्वेश्चन एक अच्छा है कि हम कार्बन की ही क्यों बात करें, बाकी और एटम थे भाई, हम और किसी की बात करते हैं भाई। गोल्ड ले लेते, गोल्ड थोड़ा ज्यादा महंगा होता है, वही अच्छा ले लेते, हम काहे कार्बन के पीछे पड़े हैं। तो एक्चुअली जब तुम थोड़े से सीनियर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे कि कार्बन जो होता है वो एक स्टेबल एटम होता है। स्टेबल एटम किसको कहते हैं अभी मैं समझाऊंगा। अभी तुमने शायद न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं पढ़ा है, अभी आगे चलकर न्यूट्रॉन प्रोटॉन आएगा तो उसमें देखोगे कि, अच्छा पढ़ा है, तो उसमें चल के तुम पढ़ोगे कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं। जिसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं उनको हम जानते हैं किस नाम से, स्टेबल एटम के तौर पे। अभी के तौर पे बस इतना समझ लो, जिन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं पढ़ा है वो लोग केवल इतना समझ लो कि जिस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं उनको स्टेबल एटम कहते हैं। तो अभी की भाषा में समझो कि बाकी एटम के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल एटम है, और ज्यादा स्टेबल होने के कारण कार्बन 12 को सेलेक्ट किया गया। ठीक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं इसलिए स्टेबल होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं ये इसी चैप्टर में अभी आपको आगे में डिस्कस करूंगा। अगर पढ़ा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अब ये इतनी छोटी छोटी बातें समझ लेने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी आ गई है। अब सभी बच्चे जितने यहां पर हैं और जिन लोगों से मैं बातें कर रहा हूं, एक चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। वो क्या चीज है? वो ये है कि आपको यहां पर कई सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, इनके सिंबल यहां पे नहीं रिप्रेजेंट किए गए हैं। सिंबल चलो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। आप लोगों का जो टास्क है, आप लोग, ये होमवर्क है आज की क्लास में, जो अगर होमवर्क नहीं मुझे मिला अगली क्लास में तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं आओगे। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चेक करके ही क्लास में एंट्री देंगे हम। जितने भी एटम देख रहे हो 1 से लेकर 20 तक, ये इनका एटॉमिक नंबर है, बगल में उनका एटॉमिक मास है। सभी लोग ध्यान दो, यहां इनका एटॉमिक नंबर लिखा है, बगल में उनका एटॉमिक मास लिखा है। आपको इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहले सिंबल भी याद करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल He होता है, लिथियम का सिंबल Li होता है, ठीक, बेरिलियम का सिंबल Be होता है, बोरॉन का सिंबल केवल B होता है, कार्बन का सिंबल C होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, फ्लोरीन का सिंबल F होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। नियॉन का सिंबल Ne होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है। अब ये नहीं कि हम आगे के लेटर ही उठा लें, ऐसा भी नहीं चल रहा। देखो ये Na हो गया सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, सिलिकॉन का सिंबल Si होता है, फास्फोरस का सिंबल P होता है, सल्फर का सिंबल कैपिटल S होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, आर्गन का सिंबल Ar होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। अब कई बच्चों के मन में आएगा सर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या बला है, ये होता क्या चीज है? वो भी आपके चैप्टर में आगे आएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बेसिस पे इनकी डेफिनेशन बनेगी। अभी आप इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। मैं सीधे पूछ लूंगा कि बताओ एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है, और अगर आप नहीं बता पाए 13 किसका होता है तो उनको हम 13 बना देंगे बेटा। तो आप लोगों को सारे एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, ये पहली टास्क है। एक क्रम में है, 1 से लेकर 20 तक है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऐसे। मास जो है वो ज्यादातर 80% में तुम क्या देखोगे कि डबल हो जाता है। तुम देखो कहां कहां डबल हो जा रहा है। देखो यहां डबल हो गया, ठीक, यहां पर देखो डबल हो गया, यहां डबल हो गया, यहां डबल हो गया, यहां डबल हो गया, फिर डबल देखो कहां हो गया, यहां डबल हो गया, यहां डबल हो गया, ये डबल देखो हो गया, यहां पर डबल हो गया, यहां डबल हो गया। तो इतने तो डबल हो गए। जहां डबल नहीं हो रहे हैं, देखिए एटॉमिक नंबर याद करोगे और याद रखोगे कि लगभग लगभग डबल होता है, और जहां डबल नहीं होता है उसको अलग से याद कर लो। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दोनों सेम रहता है, लिथियम का डबल से एक ज्यादा होता है, बेरिलियम का डबल से एक ज्यादा होता है, बोरॉन का डबल से एक ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का डबल से एक ज्यादा होता है, सोडियम का डबल से एक ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का डबल से एक ज्यादा होता है, फास्फोरस का डबल से एक ज्यादा होता है, क्लोरीन का डबल से 1.5 ज्यादा होता है, और इसका डबल से एक ज्यादा होता है। मतलब एक तरीके से क्लोरीन तुमको ज्यादा अच्छे से याद रखना है। बाकी अधिकतर ऐसे हैं या तो डबल होगा या तो ऐसा होगा जिनको मास डबल होगा, डबल नहीं होगा तो डबल से एक ज्यादा होगा। अदरवाइज क्लोरीन का थोड़ा अलग है, उसका 35.5 होता है। देखो एक बात तुम समझ लो, तुम अभी चाहे जिस भी क्लास में हो, केमिस्ट्री का ये बिल्कुल बेसिक चीज है।
नाइन्थ की एक ऐसी चीज जो तुमको हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी काम आने वाली है। तुम्हें एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। मैं आपसे सिंबल पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में सभी लोग बिल्कुल कॉपी में लिख लिख करके सिंबल याद करेंगे। अगली क्लास में मैं केवल सुनूंगा और नहीं याद होगा तो केवल कूटने का काम चालू करेंगे। मैं तुरंत पेरेंट्स को बात करूंगा, फोन मिला दूंगा और फोन पे बात करूंगा पेरेंट्स से, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको याद होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आपको इनके सिंबल, इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मास ये याद करना है। अगर आपके पास नहीं मिल पा रहा है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए तुरंत का तुरंत, मैं पेज आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। लेकिन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल, ये 3 चीजें आपको सबका याद होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसके बिना काम नहीं बनने वाला आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए आर्यन तिवारी, आप बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं क्या? चलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, अभी पढ़ा देता हूँ। अब देखो, इसके बाद आता है एक मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली में एक हेडिंग होता है जिसे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स होता क्या चीज है। जब एटम और एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, कंबाइन करते हैं। एटम और एलिमेंट जब एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन करते हैं तब मेरा प्यारा बच्चा क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जब एटम और एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तब प्यारा बेटा क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक बात ठीक है। और मॉलिक्यूल का जो मास होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर मास में निकालना हो तो जो सम होता है एटॉमिक मास का हर एटम का, उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे वाटर का देखो यहाँ दिया गया है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब धीरे धीरे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले बनाना भी सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन पहले कुछ धीरे धीरे थोड़े मोटे तो फॉर्मूले याद ही कर सकते हो, और वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी लेवल पे धीरे धीरे फॉर्मूला बनाने लग जाओगे। अब जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इनके एटम का मास तो 2। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 कैसे होता है, अब पिछली टेबल में देखो, ये हाइड्रोजन का मास 1, हमने पहले कहा था मास याद रखना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक याद कर लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आपके लेवल में, ठीक है। इसलिए 1 से लेकर 20 तक ही केवल बोला हूं। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, देख लो पीछे जाके, ये देखो कितना होता है मास, 16 होता है। अब पूरा सबका मास, ये 2 थे मॉलिक्यूल तो 2 तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा ऐड किया, कितना 18। और यूनिट क्या होती है मास की, यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। देखो आंसर आ गया। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे ही फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मूला यूनिट मास, कोई अंतर नहीं होता है। देखो लिखा भी यही है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं सेम मैनर में जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है। ये क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड का मतलब किसी कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिख दिया जाए उनमें एटम के मास का सम करना। तो एक तरीके से हुआ तो वही, कोई खास अंतर तो है नहीं। अब जैसे मैं लिख दूं NaCl, मुझे इसका मास निकालना है तो सोडियम का मास देखो कितना होता है, 23। देखो पीछे जाके मैं यहां पर अभी दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। तो अगर आप यहां पर जाके देखते हो तो सोडियम का मास आपको दिखेगा 23। ये सोडियम का मास देखिए आपको दिख रहा होगा 23। Cl का मास कितना दिख रहा है, देखो 35.5। तो आपको केवल मास याद होगा, और मास याद होगा तो निकाल ही ले जाओगे। देखो सोडियम का मास इतना और इसका मास 35.5, याद कर लिया। जैसे याद कर लिया तो देखो आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकल के आ गया। सर ये इसका एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास? ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये जो निकला है इट इज अ मॉलिक्यूलर मास। और ये निकलता कैसे है, एटॉमिक मास को कम जोड़ने पे, सम करके। जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को सम करके निकलता है ये, तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो फॉर्मूला मास बोलेंगे। अब चलो जरा सब लोगों का टास्क ये है, जल्दी से इनका सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। स्क्रीनशॉट आपने खींचा होगा ना, जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ। ये दोनों क्वेश्चन, पहले वाले मॉलिक्यूलर मास, दूसरे वाले फॉर्मूला मास। इनके एटम के मास जो जरूरत है मैं लिख भी दे रहा हूं। चलो अच्छा, तुम भी क्या याद रखोगे, मैं लिख दे रहा हूं। हाइड्रोजन का मास होता है 1, अभी याद किया था। ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक। कार्बन का 24 होता है, और बस इतनी जरूरत पड़ेगी। चलो जल्दी निकालो, सभी लोग निकालो और आंसर दीजिए मुझे। 1 मिनट।